जैसा कि आपको पता है जेपीएससी के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और 17 मार्च को यह एग्जामिनेशन होना तय है। तो अब कम समय में हमें अगर जेपीएससी पीटी को क्रैक करना है तो झारखंड जीके को पूरी तरह से एक बार रिवाइज करना होगा। और यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, जिसमें झारखंड जीके का इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, साथ ही साथ झारखंड का जो विविध वाला सेक्शन है, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ कवर करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 में। यहाँ पर हम झारखंड जीके के क्विक रिवीजन एपिसोड्स को लेकर आएंगे, जिसमें कि कंप्लीट झारखंड जीके को कवर करेंगे। और ये पूरा क्विक रिवीजन एपिसोड आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होता है और आप लोगों को यह वीडियोज पसंद आएगा और आप कमेंट करेंगे कि ये वाला सीरीज कंप्लीट करके झारखंड जीके को कंप्लीट किया जाए, तब यहां पर झारखंड जीके को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। और झारखंड जीके के इस एपिसोड में झारखंड के इतिहास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा झारखंड जीके के इतिहास का पहला क्लास है और इस तरह से हम लोग झारखंड जीके को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यह एक क्विक रिवीजन एपिसोड है, क्रैश कोर्स है, जिसमें कि पूरी तरह से झारखंड जीके को कम समय में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल ध्यान से सुनते रहना है। केवल सुनने से ही आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग झारखंड के इतिहास से स्टार्ट करेंगे और झारखंड का इसके बाद भूगोल, झारखंड का इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, झारखंड का विविध और आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए झारखंड के इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि झारखंड का अलग अलग साहित्यों में नामकरण क्या क्या हुआ है। यानी कि यह पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में यहाँ पर वहां पर झारखंड का क्या क्या नाम है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को, दोस्तों एक बार फिर से इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को केवल ध्यान से सुनना है। यह एक क्रैश कोर्स है, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। हम जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, टाइम ना गवाते हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या फिर पुंड कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या फिर पुंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। और आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में पुंडरिक देश कहा गया है। महाभारत में पुंडरिक देश कहा गया है। उसके अलावे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा। पाहियान ने कुकुट लाड कहा है। वेनसांग ने कर्ण स्वर्ण या फिर किलो सा सूफा लाना ये कहा है। तो एक बार आप सुन लेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। मुगल काल में झारखंड को खोखरा कहकर पुकारा गया। वहीं पर तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर कह के बुलाया गया। तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा कहा गया और आईने अकबरी में हमने क्या देखा कि कोकरा कहा गया है। तो यह सब एक बार आपको सुनना है, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड को झारखंड ही कहा गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि झारखंड को झारखंड ही कहा गया है कौन कौन से साहित्य में। तो याद रखिएगा, तारीख ए बांग्ला, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, तारीख ए फिरोज शाही, सियार उल मुतखरीन, कबीर और जायसी के द्वारा, और साथ ही साथ अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहकर ही पुकारा गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, झारखंड को झारखंड ही कहकर पुकारा गया किसमें? तारीख ए बांग्ला में, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, तारीख ए फिरोज शाही में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर और जायसी के द्वारा, और अकबरनामा में। मुरंड कहा गया वायु पुराण में और मुरुंड कहा गया समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। मुंड कहा गया विष्णु पुराण में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया? पुंड्र या फिर पुंड कहा गया। पुंडरिक देश कहा गया महाभारत में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया। कोकरा कहा गया आईने अकबरी में। खुखरा कहा गया मुगल काल में। तो ये हो गया झारखंड का नामकरण। आगे देखिए, झारखंड में जैन धर्म का स्रोत।
तो झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं। हमें झारखंड में ऐसा पता चला है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ही यहाँ पर तगड़ा प्रभाव देखने को मिला है। तो झारखंड में जैन धर्म का स्रोत की अगर बात करें तो पारसनाथ को कोई भूल ही नहीं सकता। पारसनाथ जो कि गिरिडीह में स्थित है और जैनियों के यानी कि जैन धर्म को मानने वाले जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके 23वें तीर्थंकर जिनका नाम पार्श्वनाथ है, इनका 717 ईसा पूर्व में 717 ईसा पूर्व में इनका यहाँ पर निर्वाण हुआ था, यानी इन्होंने अपने शरीर को यहाँ पर त्यागा था। तो पारसनाथ जो कि गिरिडीह में है, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का 717 ईसा पूर्व में यहाँ पर निर्वाण हुआ था। दोस्तों बातें तो बहुत कुछ हो सकती हैं, बहुत यहाँ पर कंटेंट लाया जा सकता है, बहुत कुछ इसमें आ सकता है, लेकिन चूंकि हमें कम समय में पूरे झारखंड जीके को कवर करना है तो जितना इसमें दिया गया है उसको कम से कम हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और केवल आप सुन लीजिएगा तो पूरा बुक जो है हम यहाँ पर कवर कर देंगे 17 तारीख से पहले, यानी कि 15-16 तक आप लोगों का पूरा बुक कवर हो जाएगा, उससे पहले ही कवर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना होगा कि हाँ इस बुक को पूरा का पूरा कवर किया जाए, तभी यहाँ पर कवर किया जाएगा। आगे देखिए, मानभूम जो कि धनबाद का पुराना नाम है, तो मानभूम के कुछ जैन स्थल हैं, अचानक से नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि याद रख लीजिएगा पकबीरा, तुइसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, पर्रा, कतरास, कंसाई और दामोदर नदी की घाटी। देखिए ये सब नाम आपको ध्यान से एक बार सुनना है और ये सारे नाम को आपको जैन धर्म से रिलेट करके देखना है। जैसे ही झारखंड में जैन धर्म को लेकर कोई सवाल पूछे और नाम आ जाए तो आप कहेंगे इनका संबंध जैन धर्म से है, जो कि धनबाद जिले में, और धनबाद का पुराना नाम मानभूम जिले में स्थित है। या फिर से सुनिएगा, पकबीरा, तुइसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, पर्रा, कतरास और कंसाई एवं दामोदर नदी की घाटी। आगे देखते हैं झारखंड में बौद्ध धर्म के स्रोत। तो झारखंड में बौद्ध धर्म भी बहुत, यहाँ पर झारखंड में बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवशेष हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। तो चलिए देखते हैं, मूर्तिया गांव जो कि पलामू में स्थित है, यहाँ पर सिंह शीर्ष पाया गया है। मूर्तिया गांव पूछा जाएगा, पलामू में स्थित मूर्तिया गांव से झारखंड में बौद्ध धर्म का संबंध दिखाया गया है और यहाँ पर क्या पाया गया, तो सिंह शीर्ष पाया गया। करवा गांव जो कि गोड्डा में है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप पाया गया है। मूर्तिया गांव पलामू में है, सिंह शीर्ष पाया गया। करवा गांव बौद्ध स्तूप पाया गया। दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, यहाँ पर बौद्ध स्मारक पाया गया है। दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, यहाँ पर बौद्ध स्मारक पाया गया। पुरुलिया का घोलमारा, यहाँ से बुद्ध की खंडित मूर्ति पाई गई है। पुरुलिया के घोलमारा से बुद्ध की खंडित मूर्ति पाई गई है। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, यानी कि भगवान बुद्ध के पत्थर की मूर्ति पाई गई है। खूंटी के बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। पलामू के मूर्तिया गांव से सिंह शीर्ष मिला है। गोड्डा के करवा गांव से बौद्ध स्तूप मिला है। दियापुर दालमी जो कि धनबाद में है, वहां से बौद्ध स्मारक मिला है। पुरुलिया के घोलमारा से बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। खूंटी के बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। रांची के जौना जलप्रपात बुद्ध प्रतिमा पाई गई है। यहाँ पर गुमला के कटुंगा गांव में बुद्ध भगवान की मूर्ति पाई गई है। पूर्वी सिंहभूम के पटम्बा गांव में 2 बुद्ध प्रतिमा पाई गई है। याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम के पटम्बा गांव से कितने भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं, तो आप कहेंगे पूर्वी सिंहभूम के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा पाई गई है। गुमला के कटुंगा गांव से बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। सरायकेला के ईचागढ़ से तारा, यानी कि एक बौद्ध देवी कहा जाता है, तारा बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है। तारा बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में पुरातात्विक स्रोत, कि जो पुरातात्विक स्रोत का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब खुदाई होता है और हजारों करोड़ों साल पहले के कुछ अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर आज से हजारों साल पहले यहाँ पर जीवन रहा होगा,
लोग रहते होंगे और उसके कुछ अवशेष मिलने से पता चलता है यहाँ के इतिहास के बारे में। तो क्या झारखंड में कुछ पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं? तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हजारीबाग। हजारीबाग से क्या क्या मिला है ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आंख बंद करके भी आप सुन सकते हैं और फिर क्वेश्चन लगाइए, लगेगा। हजारीबाग से खुला सूर्य मंदिर मिला है, खुला सूर्य मंदिर का अवशेष मिला है। हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है, हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है। हजारीबाग के इसको में शैल चित्र दीर्घा यानी कि पत्थर पर बनाए गए चित्रों का जो है एक कलेक्शन मिला है, और बड़े पत्थरों पर निर्मित चित्र भी मिला है। तो हजारीबाग के इसको से शैल चित्र दीर्घा, बड़े पत्थरों पर निर्मित चित्र, दुमदुमा से शिवलिंग, खुला सूर्य मंदिर मिला है। क्या अवशेष मिले हैं? हजारीबाग के मदुही पहाड़ से मिले हैं, पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग के मदुही पहाड़ से पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, और हजारीबाग के सीतागढ़ा से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, हजारीबाग के सीतागढ़ा से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो इतना आपको याद रखना है हजारीबाग। आगे देखिए, गढ़वा के भवनाथपुर से शिकार का चित्र मिला है। गढ़वा के भवनाथपुर से शिकार का चित्र मिला है। गढ़वा के भवनाथपुर से शिकार का चित्र मिला है। पलामू से तीनों पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के औजार मिले हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श करते हुए मूर्ति मिली है। तो पलामू से तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई मूर्ति मिली है। लोहरदगा से क्या मिला है? कांसे का प्याला मिला है। रांची के नामकुम से तांबे और लोहे के औजार मिले हैं। रांची के पिठोरिया से एक कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ है। रांची से कनिष्क के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के वेणुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी सिंहभूम के वेणुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड यानी कि हाथों से बने बर्तन और पत्थर के मनके मिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम के ही बानाघाट से 9 पाषाणकालीन पत्थर मिले हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर, बोनगरा और बानाघाट याद रखिएगा, बेनुसागर, बोनगरा और बानाघाट। ठीक है, बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, बालाघाट से 9 पाषाणकालीन पत्थर मिले हैं। सरायकेला के लूपगढ़ी से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम के बारूडीह से पाषाणकालीन बर्तनों के टुकड़े मिले हैं और रोमन सम्राट के कुछ सिक्के मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि झारखंड का संबंध विदेशों से भी रहा है और यहाँ व्यापार होता रहा। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम के बारूडीह से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, तो ये याद रख लीजिएगा कि हजारीबाग से क्या क्या मिला, गढ़वा से क्या मिला, पलामू से क्या मिला, लोहरदगा से क्या मिला, रांची से क्या मिला, साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके यहाँ पर हम केवल रिवाइज कर रहे हैं क्रैश कोर्स की तरह। तो आप लोगों को जितना यहाँ पर कराया जा रहा है, केवल इतना भी अगर आप अच्छे से सुन के चले जाएंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। पूरा झारखंड जीके को रिवाइज करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर होगा। एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप पूरा झारखंड जीके जो है कवर कर लेंगे, जिसमें झारखंड का हिस्ट्री 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा, झारखंड का ज्योग्राफी 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। बस आपको जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत से रिवाइज कर लेना है, तुरंत से देख लेना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें पता चले कि हाँ, ये सीरीज आप लोगों को पसंद आई है और मैं तुरंत से कवर करूं झारखंड जीके को। तो इसीलिए आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर यह सीरीज होगा। बस यहां पर इंट्रोडक्शन देना था कि इसी प्रकार से पूरे बुक को कवर कर देंगे आप लोग। बस केवल अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोग अगर अच्छे से प्यार इसमें जता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इस सीरीज को कंप्लीट किया जाए, तभी जाकर के ये चीज होगा। हाँ, आप लोगों के कमेंट बहुत ही मैंडेटरी है, कमेंट करके आप लोगों को बताना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश को। तो क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले हम मुंडा राज की बात करेंगे। किसके? मुंडा राज की। तो मुंडा राजवंश, देखिए झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय सबसे पहले मुंडाओं को जाता है। झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? मुंडाओं को जाता है। रीसा मुंडा या फिर रीता मुंडा भी कहा जाता है, प्रथम व्यक्ति हैं जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की
प्रक्रिया आरंभ की। रीता मुंडा या रीसा मुंडा प्रथम व्यक्ति हैं जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। रीसा मुंडा के द्वारा सूतिया पाहन को शासक चुना गया। रीसा मुंडा के द्वारा सूतिया पाहन को शासक चुना गया, याद रखिएगा। सूतिया पाहन और उसके बाद ये सूतिया पाहन के बारे में देखिए कि राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा गया। इसके द्वारा सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया पाहन, जिनको कि रीसा मुंडा के द्वारा सूतिया पाहन को शासक चुना गया था, सूतिया पाहन के द्वारा राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा गया। सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया नागखंड को 7 भागों में बांटा गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूतिया नागखंड को 7 भागों में किसके द्वारा बांटा गया, तो आप कहेंगे सूतिया पाहन के द्वारा। और ये 7 भाग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है लोहगढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़, सुरगुमगढ़। याद रखिएगा, लोहगढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, उसके अलावा सिंहगढ़, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़। तो सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया नागखंड को 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? लोहगढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़। लोहगढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़। तो सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया नागखंड को 7 भागों में बांटा गया। सूतिया पाहन को रीसा मुंडा के द्वारा शासक चुना गया। रीसा मुंडा को झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा स्टार्ट करी गई। और मुंडा राजवंश की बात करें तो झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय सबसे पहले मुंडाओं को ही जाता है। आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का खास वंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो सबसे पहले बात आएगी फनी मुकुट राय की। फनी मुकुट राय को कहा जाता है नागवंश का संस्थापक। नागवंश का संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय। नागवंश का संस्थापक कौन? फनी मुकुट राय। 64 ईस्वी में, ठीक है, 64 ईस्वी, जिस तरह से अभी 2024 चल रहा है उसी प्रकार से 64 ईस्वी में, ठीक है, 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को नागवंश की स्थापना इनके द्वारा करी गई। तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है नागवंश के संस्थापक। मदरा मुंडा तथा अन्य लोगों की सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक या फिर नागवंश का शासक चुना गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना प्रथम सदी में हुई। तो आप देख ही रहे हैं 64 ईस्वी, तो ये प्रथम सदी ही है। 100 ईस्वी के बाद होगा दूसरी सदी, तो प्रथम सदी में हुई। और फनी मुकुट राय के द्वारा स्तुतियांबे को राजधानी बनाया गया था। स्तुतियांबे को राजधानी किसने बनाया? फनी मुकुट राय ने। अगला देखिए प्रताप राय। प्रताप राय ने स्तुतियांबे को राजधानी जो है स्तुतियांबे से बदलकर चूटिया कर दी। तो फनी मुकुट राय ने जो राजधानी अपनी कहाँ बनाया? स्तुतियांबे। स्तुतियांबे से बदलकर राजधानी चूटिया कर दी गई। किसके द्वारा? प्रताप राय के द्वारा। आगे देखिए भीमकर्ण। देखिए भीमकर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राय के स्थान पर अभी हम देख रहे थे फनी मुकुट राय, उसके बाद प्रताप राय। तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना सवाल पूछे जाएंगे उतना ही यहाँ पर दिया गया है और केवल इतना ही देखकर जाना है। देखिए फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय ने स्तुतियांबे से बदलकर राजधानी चूटिया कर दी। भीमकर्ण ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करी थी और इनके द्वारा राजधानी को चूटिया से बदलकर खुखरा कर दिया गया। तो सबसे पहले स्तुतियांबे राजधानी बनाया गया, फिर उसके बाद चूटिया बनाया गया। स्तुतियांबे से चूटिया जो ट्रांसफर किया राजधानी को, कौन? प्रताप राय। उसके बाद चूटिया से खुखरा, राजधानी खुखरा जो बदल कर दिया गया। तो ये किसने किया? भीमकर्ण ने। ठीक है, याद रखिएगा, भीमकर्ण ने ही भीम सागर का निर्माण करवाया। भीमकर्ण ने ही भीम सागर का निर्माण करवाया, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला है शिवदास कर्ण। तो घाघरा गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण के द्वारा कराया गया। गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण के द्वारा कराया गया। अगला है छत्रकर्ण। तो कुराम्बे में वासुदेव भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित छत्रकर्ण के द्वारा करी गई। कुराम्बे में वासुदेव भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित छत्रकर्ण के द्वारा करी गई। तो यहां से याद रखना है, फनी मुकुट राय को याद रखना है नागवंश के संस्थापक के रूप में। इनके द्वारा राजधानी स्तुतियांबे बनाया गया। स्तुतियांबे से राजधानी बदलकर प्रताप राय के द्वारा चूटिया कर दिया गया। चूटिया से राजधानी बदलकर खुखरा कर दिया गया। भीमकर्ण के द्वारा शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया। अलग अलग राजधानियां हम देखेंगे छोटा नागपुर खास का, नागवंश का। तो सबसे पहले स्तुतियांबे, उसके बाद चूटिया प्रताप राय के द्वारा, चूटिया से खुखरा कर दिया गया भीमकर्ण के द्वारा,
दुर्जन शाह ने दोईसा कर दिया, यदुनाथ शाह ने पालकोट कर दिया, जगन्नाथ शाहदेव ने पालकोट भैरव कर दिया, प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने रातूगढ़ कर दिया। तो इतना आपको याद रखना होगा। सुतियांबे राजधानी बनाए किसने? फनी मुकुट राय ने। सुतियांबे से बदलकर चूटिया कर दिया प्रताप राय ने। चूटिया से खुखरा कर दिया भीमकर्ण ने। दुर्जन शाह ने दोईसा राजधानी बनाया, यदुनाथ शाह ने पालकोट बनाया, पालकोट भौरव जो है जगन्नाथ शाहदेव ने बनाया, और प्रताप उदयनाथ शाह ने राजधानी बनाया रातूगढ़ को। अगला देखिए, पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का रक्सेल वंश, तो देखिए पलामू के रक्सेल वंश के बारे में बात करें तो इनका शासन क्षेत्र था पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, देखिए आप झारखंड का, अगर झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड का मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। तो ये वाला साइड जो है ये पलामू है। अब यहां पर जो है पलामू, अब पलामू का दक्षिण, ठीक है, पलामू का दक्षिण और पूर्वी भाग, ये इस साइड में ये जो आपका था शासन क्षेत्र था किसका? पलामू के रक्सेल वंश का। पलामू के दक्षिण और पूर्वी भाग में, पलामू के दक्षिण और पूर्वी भाग में रक्सेल वंश का शासन था। और ये कहा जाता है कि पलामू के रक्सेल वंश के जो लोग थे राजपुताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। कहां से? राजपुताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। इनकी जो शाखाएं थी दो थी, देवगन और कुंडेलवा। पलामू के रक्सेल वंश की शाखाएं देवगन और कुंडेलवा, याद रखिएगा। पलामू के रक्सेल वंश की शाखाएं थी देवगन और कुंडेलवा, और पलामू के रक्सेल वंश को उनके पदों से हटाने वाले थे चेरो राजवंश। याद रखिएगा, रक्सेलों को हटाने का काम किनके द्वारा किया गया? चेरों के द्वारा किया गया। रक्सेलों को हटाने का काम किनके द्वारा किया गया? चेरों के द्वारा किया गया। अगला देखिए, सिंह वंश। देखिए सिंह वंश का जो इतिहास है वो कहां से हमें देखने को मिलता है? तो सिंह वंश का इतिहास हमें वंश प्रभा लेखन में मिलता है। सिंह वंश का इतिहास, झारखंड में सिंह वंश का इतिहास हमें वंश प्रभा लेखन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह वंश का इतिहास झारखंड में वंश प्रभा लेखन से मिलता है। सिंह वंश की दो शाखाएं, पहली शाखा 8वीं शताब्दी में स्थापित होती है। सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं शताब्दी में, और दूसरी शाखा जो इनकी स्थापित होती है वो 13वीं शताब्दी में होता है। तो सिंह वंश की दो शाखाएं, पहली 8वीं में और दूसरी 13वीं में होता है। पहली शाखा के जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे। याद रखिएगा, पहली शाखा के जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे, और दूसरी शाखा जो कि 13वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी उनके जो संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह थे। उनके जो संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह थे। याद रख लीजिएगा, सिंह वंश दो शाखाएं, पहली शाखा 8वीं शताब्दी में स्थित, संस्थापक काशीनाथ सिंह, दूसरी शाखा 13वीं शताब्दी में स्थित, संस्थापक दर्प नारायण सिंह। देखिए अच्युत सिंह के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो सिंह वंश के अच्युत सिंह, जिनके द्वारा अपने राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अगला है कामाख्या नारायण सिंह, यह रामगढ़ के अंतिम राजा थे। याद रख लीजिएगा, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ के अंतिम राजा थे। आगे देखते हैं मानभूम का मानवंश। मानभूम का मानवंश, इनका शासन क्षेत्र कहां था? तो मानवंश का शासन क्षेत्र हजारीबाग और मानभूम, जो कि आज का धनबाद है और पुराने समय का ये मानभूम था। तो मानवंश का शासन क्षेत्र रहा हजारीबाग। याद रख लीजिएगा, मानवंश का शासन क्षेत्र हजारीबाग रहा और मानभूम रहा। और इनके बारे में बात करें तो हजारीबाग के दूध पानी शिलालेख तथा गोविंदपुर शिलालेख में मानवंश का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से सिंह वंश का उल्लेख वंश प्रभा लेखन में देखने को मिला, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानभूम के मानवंश का जो उल्लेख है वो कहां कहां से मिला है, तो हजारीबाग के दूध पानी अभिलेख से और शिलालेख से और गोविंदपुर शिलालेख से। याद रखिएगा, दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख से मानवंश का हमें शासन का उल्लेख मिलता है। अगला रामगढ़ राज्य के बारे में बात करते हैं। रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम है बाघ देव सिंह। रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम है बाघ देव सिंह। अब यहां बात करें तो बाघदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना करी गई थी 1368 ईस्वी में। बाघदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना करी गई थी 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की कुछ राजधानियां जो है इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, सिसिया, उर्दा, रामगढ़, इचाक,
पद्मा। अब पूछा जाता है यहां पर क्या, तो यहां से याद रखिएगा रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन, बागदेव सिंह। कब इन्होंने स्थापना करी थी, 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की राजधानी बागदेव सिंह के द्वारा सिसिया और उर्दा किया गया था। पहले तो रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया बनाया गया और उसके बाद रामगढ़ की राजधानी को उर्दा भी बनाया किन्होंने, बागदेव सिंह ने। रामगढ़ राज्य की राजधानी को रामगढ़ ही रखा। दलेल सिंह के द्वारा रामगढ़ की राजधानी को इचाक कर दिया गया। तेज सिंह के द्वारा रामगढ़ की राजधानी को पद्मा कर दिया गया ब्रह्मदेव सिंह के द्वारा। किनके द्वारा, ब्रह्मदेव सिंह के द्वारा। याद रख लीजिएगा इस बात को। अगला हम लोग देखते हैं खड़गडीहा राज्य। खड़गडीहा राज्य के संस्थापक कौन है, हंसराज देव। खड़गडीहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव और इसकी स्थापना 15वीं सदी में हुई। खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हुई और इनके संस्थापक कौन है, हंसराज देव। याद रखिएगा। अगला है पंचेत राज्य। पंचेत राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो काशी नरेश के पुत्र ने पंचेत राज्य की स्थापना करी। काशी नरेश के पुत्र ने पंचेत राज्य की स्थापना करी और कपिला गाय के द्वारा पालित होने के कारण कपिला गाय की पूंछ को पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह बनाया गया। चेरो वंश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो चेरो वंश की स्थापना पलामू के रक्सेलों को हटा करके 16वीं सदी में चेरो वंश की स्थापना होती है। पलामू के रक्सेलों को हटा करके 16वीं सदी में चेरो वंश की स्थापना होती है। तो इतना हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश आज हमने देखा है। देखिए वीडियो तो लंबा लंबा बनेगा, लेकिन आज केवल हमने आपको बताया कि ये पूरा बुक जिससे हम यहाँ पर करवा रहे हैं, ये पूरा बुक कवर कर दिया जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही इस बुक को कवर किया जाएगा। और अगर आप लोगों का कमेंट ज्यादा से ज्यादा आता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो यहां पर इसे बहुत अच्छे से क्विक रिवाइज हो जाएगा। एक बार में पूरा रिवाइज हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। और केवल आप ध्यान से सुन लेंगे तो आप झारखंड के क्वेश्चंस को जेपीएससी के पीटी में जाकर लगा पाएंगे। तो आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।